नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपील की है। उन्होंने बताया है कि 25 नवंबर को होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के चलते 24 नवंबर की रात के बाद से आम श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। 25 नवंबर को राम भक्त अपने घरों पर टेलीविजन के माध्यम से रामलला मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम का आनंद लेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन द्वारा किया जाएगा और अयोध्या की सड़कों पर जगह जगह एलसीडी स्क्रीन और पदों के जरिए भी प्रसारण दिखाया जाएगा। चंपत राय ने कहा कि घर बैठे इस राष्ट्र गौरव के पल का आनंद लें, क्योंकि ध्वजारोहण का अर्थ है कि राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ का 19 नवंबर के बाद संभावित दौरा तय माना जा रहा है। सीएम योगी एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण कर सकेंगे, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। वे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले गोलचक्कर का भी जायजा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए सीएम योगी उनके कार्यालय जाएंगे। एयरपोर्ट के सामने स्थित मैदान में पीएम मोदी के संभावित उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था की योजना भी बनाई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रदेशव्यापी महाधरने का असर सहजनवा तहसील में स्पष्ट दिख रहा है, जहां समाधान दिवस पूरी तरह ठप रहा और राजस्व से जुड़े किसी भी कार्य की सुनवाई नहीं हो सकी। दूर दराज से आई फरियादी घंटे लाइनों में लगने के बाद निराश होकर वापस लौटे। तहसील परिषद में संघ के सहजनवा अध्यक्ष रत्नेश मई त्रिपाठी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि 6 साल से लगातार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, न वेतन सुधरा, न प्रमोशन, न सुरक्षा व्यवस्था। धरने में शामिल महिला लेखपालों ने तहसील परिषद में पीने के पानी की कमी, बैठने की जगह अभाव और शौचालयों की बदहाली जैसे मूलभूत मुद्दों पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उप जिलाधिकारी केसरी नंदन तिवारी ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया कि तहसील परिषद की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा। वहीं लेखपालों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन अगले चरण में और अधिक कठोर होगा। प्रदेश भर में राजस्व कार्य प्रभारी होने से प्रशासन पर बढ़ता दबाव अब साफ नजर आने लगा है। हमारा उद्देश्य और हमारी क्या मांगे हैं हमारे अध्यक्ष जी, मंत्री जी बता चुके हैं ऑलरेडी। मेरी बस एक ही ये मेरा कहना है, बहुत विडंबना है हमारे तहसील। मेरा मानना है हमारे ही तहसील नहीं, समस्त तहसीलों की ये समस्या है कि यहाँ महिलाएं काम तो करती हैं पर महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और ये हमारे विभाग के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हम लोग को यहाँ 9 साल पूरे हो गए काम करते हुए, और हमारे यहाँ जितने अधिकारी आए हमने सभी के आगे, लगभग सभी सबके आगे हमने समस्या अपनी रखी। ये बहुत सही बात आपने उठाई है, बहुत जेन्युइन समस्या है। हम लोग लगातार पत्रकों के माध्यम से लगातार जो है प्रयास करते हैं उच्च अधिकारियों ध्यान आकर्षण के लिए कि महिलाओं के लिए कॉमन रूम होना चाहिए। बहुत अनिवार्य चीज़ है, हर कार्यस्थलों पे उपलब्ध है, परंतु यहाँ किसी भी तहसील में उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम लोगों ने लगातार उच्च अधिकारियों के माध्यम से शासन को भी बार बार इस चीज़ को चिताया है और जो बताया है कि हमको जो है मूलभूत सुविधाएं कम से कम दी जाएं, जिससे कार्य करने में सुविधा हो। धारणा प्रदर्शन के लिए अभी मांगे हैं जो कि बताया गया है, अंतरमंडलीय स्थानांतरण, वेतन विसंगति और 250 ग्रेड पे अंतरमंडलीय ट्रांसफर, वो सब बातों के अलावा तहसील की अपनी इनिशियल जो भी समस्याएं हैं उसमें एक महिलाओं की जो मेन समस्या है, 10 साल होने जा रहे हैं और 10 साल में महिलाओं को जो अपना हर एक विभाग में एसएल की व्यवस्था है, स्पेशल लीव की, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में 10 साल में पहली बार नियुक्ति हुई थी, तो 10 सालों में अभी तक में कोई स्पेशल लीव की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे हमारे लेखपाल महिला साथी ने बताया, यहाँ की समस्याओं से आप लोगों को अवगत कराया कि तहसील में काफ़ी समस्याएं होती हैं हम लोगों के लिए। उसकी जो मतलब कॉमन समस्या जो टॉयलेट की है, बैठने की व्यवस्था वगैरह वगैरह, ये सब समस्याएं हैं ही। बाकी मेरी एक साथी ने बताया कि हमारे विभाग में एसएल की सुविधा नहीं है, क्योंकि हर एक विभाग में महिलाओं को दिया गया है पहली भर्ती, लेकिन पहली भर्ती जैसे लेखपाल की पहली महिला लेखपालों को पहली भर्ती बहुत जगहों पे मतलब प्रदेश शासन को पत्राचार किया, बैठकें की, परंतु जो है उन मांगों पे अग्रिम कार्रवाई नहीं। उसकी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिसपे शासन को कितनी बार भी नहीं पड़ेगा, उसको चेंज कर दिया जाए, हमारा पद नाम बदल दिया जाए।
बिल्डर डेली कैम चार्जेस जो हमारे मेंटेनेंस चार्जेस उनको बढ़ाया जा रहा है, कोई प्रॉपर डिटेल्स नहीं देता है, अकाउंटेबिलिटी उसकी कुछ है नहीं है। और जो हमारा बैकअप था, डीजी बैकअप जो हम लोग जिसके लाइट पावर बैकअप बोलते हैं, उसका भी जो है मेंटेनेंस है, उसके मेंटेनेंस के कोई भी जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी काम वो करने को तैयार नहीं है। हमारी 3-4 बार मीटिंग हुई, हमने हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा एक मतलब अड़ी गए कि मैं जो बोल दिया वो ही करूँगा। हमने उनको बोला जो जिस चीज़ के लिए तुम मेंटेनेंस ले रहे हो उसको कम से कम पहले करके दो। बैठने की यहाँ तक मुझे लगता है कि व्यवस्था मीटिंग हॉल में है और पर्याप्त कुर्सियाँ हैं, उनके लिए मेज भी है। जो हमारा सभा कक्ष है, अगर कोई विशेष आयोजन ना हो तो वो लगभग खुला ही रहता है। उसके लिए भी हम अलग से प्रयासरत हैं कि इनकी एक अच्छी व्यवस्था हो। और जहाँ तक शौचालय की बात है उसको भी सही कराया जा रहा है, पूरा पर्याप्त व्यवस्था उनके लिए अलग से कराई है। हमारा उद्देश्य और हमारी क्या मांगे हैं हमारे अध्यक्ष। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता गोरखपुर से विवेक पांडे। काम तो करते ही है। क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले को लेकर? मैम दरअसल जो है लगातार जो है ये आज सुबह से 2 बजे तक धरना प्रदर्शन लेखपालों का चालू था। लेखपालों का कहना था कि पिछले 6 वर्षों में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के उनका धरना प्रदर्शन था, जिसमें सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिला था। और आज फिर उनकी कार्यकारिणी की जब एक बैठक हुई और बैठक के दौरान निर्देश किया गया, पूरे उत्तर प्रदेश में लेखपाल संघ जो है धरना प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि लेखपालों के धरना प्रदर्शन को लेकर के जो है जो किसान है, जो काश्तकार है, वो इनसे प्रभावित भी इस समय जो है हो रहा है, क्योंकि उनका कार्य भी रुक कर हो रहा है। इसके वजह से उनको भी समस्या क्रिएट हो रही है। और साथ ही साथ लेखपाल संघ ने एक बात और कही है कि लगातार जो उनकी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के जिस तरह समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, अब उनका ये दावा है कि अगर सरकार हम लोग की मांगों को नहीं स्वीकार करती है तो हमारा धरना शायद अनवरत चल सकता है। जी, तो विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं अगली खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत विधानसभा के विधायक और राज्य सरकार के मंत्री संजय सिंह गंगवार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की, जहां उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक विजय पर मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए इसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीतियों में जनता के विश्वास का परिणाम बताया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने संगठनात्मक मजबूती और विकास कार्यों पर भी संक्षिप्त रूप से चर्चा की। संभल में एक किराना व्यापारी की दुकान और गोदाम पर आयकर विभाग की छापेमारी से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। इनकम टैक्स की टीम अचानक पहुंचने की खबर फैलते गई व्यापारी घबराकर अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। छापेमारी मशहूर व्यापारी राकेश कुमार के प्रतिष्ठान पर की गई, जहां विभाग की टीम ने दस्तावेजों और स्टॉक की गहन जांच की। यह कार्रवाई संभल के नगर पंचायत बरबरा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन मोड़ पर संचालित दुकान और उससे जुड़े गोदाम में की गई, जिसके दौरान इलाके में भारी भीड़ और गतिविधि देखी गई। वहीं नोएडा एसटीएफ ने फिरोजाबाद में पकड़े गए अपमिश्रित डीजल टैंकर की कड़ी पर कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ के मडराग क्षेत्र स्थित पराग पेंटर्स एंड केमिकल फर्म पर छापा मारा और फैक्ट्री को सील कर दिया। डीएसओ अलीगढ़ की मौजूदगी में सैंपल लिए गए। टैंकर से गिरफ्तार पवन और सद्दाम के बयान के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। फर्म मालिक कन्हैया लाल को हिरासत में लेकर एसटीएफ टीम फिरोजाबाद ले गई। छापेमारी की टीम का नेतृत्व एसटीएफ नोएडा के इंस्पेक्टर सचिन ने किया। मामला मडराग थाना क्षेत्र के आगरा रोड स्थित मुकुंदपुर का है। हमीरपुर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी खुलकर सामने आ रही है, जहां नो एंट्री पॉइंट पर अवैध रूप से ट्रॉलियों में सवारियों भर कर ले जाई जा रही है। कई हादसों के बावजूद यातायात विभाग सबक नहीं ले रहा है, जिससे ट्रैफिक विभाग की ढील सड़कों को ओपन डेथ जोन में बदल रही है। विभाग के नियम कागज तक सीमित रह गए हैं और नो एंट्री क्षेत्रों में नियमों का खुलेआम उल्लंघन लगातार जारी है। वहीं जालौन में कोच तहसील के दिव्यांग एसडीएम ज्योति सिंह ने ग्रामीणों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अड्डा गांव की
वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या का समाधान खोज निकाला। गांव के अंदरूनी इलाके तक पहुंचने के लिए उन्होंने सरकारी वाहन का इंतजार न करते हुए एक ग्रामीण की बाइक पर सवार होकर सीधे मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम के निर्देश पर तत्काल नाला खुदवाया गया, जिससे मिनटों में पानी का निकास हो गया और गाँव की गंभीरता का समस्या दूर हो गया, जिसकी सादगी और जमीनी कार्यशैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां लोग इन्हें रेयर ऑफिसर और जमीन से जुड़ी अधिकारी बताते हुए तारीफ कर रहे हैं। 2021 बैच की पीसीएस अधिकारी ज्योति सिंह की यह सराहनीय पहल उनके करियर की शुरुआत में ही उन्हें जनता के बीच खास पहचान दिला रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में ओवरलोड ट्रक बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि पुलिस और परिवहन विभाग कार्रवाई करने में नाकाम दिख रहे हैं। पलिया चीनी मिल के ओवरलोड गन्ना ट्रक का गुल्ला रेलवे लाइन पर टूट गया, जिसके चलते पलिया से मैलानी जाने वाली ट्रेन 2 घंटे तक पालिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। घटना से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पलिया कोतवाली क्षेत्र की इस घटना से ट्रक के पलटने से एक बच्ची बाल बची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मुजफ्फरनगर में ड्रग्स विभाग की छापेमारी से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मिली शिकायत के आधार पर विभाग की टीम ने निजामुद्दीन हॉस्पिटल में अचानक पहुंचकर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान टीम ने दवाइयों की गुणवत्ता और उपलब्धता की जांच करते हुए कई दवाई के सैंपल लिए। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि हॉस्पिटल में उपयोग की जा रही कई दवाइयों के बिल मौजूद नहीं है, जिससे हॉस्पिटल प्रबंधन पर अनियमितताओं के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी इसी हॉस्पिटल पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन लगातार कमियों और अनियमितताओं का पाया जाना विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। टीम का कहना है कि यदि भविष्य में भी खामियां इसी तरह मिलती रही तो अस्पताल पर कई कार्रवाई की जा सकती है। इस अचानक छापेमारी से अस्पताल स्टाफ और प्रबंधन में अफरा तफरी मच गई है। मामला मुजफ्फरनगर के निजामुद्दीन हॉस्पिटल का है, जहां अब विभाग की आगे की बड़ी कार्रवाई इंतजार किया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 70 में फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन में स्पीच थेरेपिस्ट डे और बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां दिव्यांग बच्चों ने उत्साह के साथ डांस प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में आए मेहमानों ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया। थेरेपिस्टों ने अभिभावकों से संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को माता पिता का समय सबसे अधिक आवश्यक होता है, जहां छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसका उनके व्यवहार और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों ने यह भी सलाह दी कि यदि बच्चों को बचपन से ही सुनने या बोलने में किसी प्रकार की परेशानी हो तो डॉक्टर से अवश्य परामर्श लेना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि डिसेबिलिटी कोई भी हो उसकी अवेयरनेस जो जागरूकता है वो समाज में बहुत कम है, न्यूनतम है, और ज़्यादा से ज़्यादा होने पर उस चीज़ को समाज समझेगा और गवर्नमेंट भी समझेगी, साथ में मिल करके उसको फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये सही बात है, स्पीच को आप लेकर के कई प्रकार के बच्चे प्रभावित होते हैं, जैसे आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, बौद्धिक दिव्यांगता के, वो हो सकते हैं। ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, उनमें भी स्पीच की प्रॉब्लम है। एसएलडी वाले बच्चे भी स्पीच की प्रॉब्लम है। हियरिंग लॉस वाले बच्चे तो होते ही हैं इसमें। और आज ये फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन में एक प्रोग्राम रखा गया है। आज विश्व स्पीच थेरेपिस्ट डे है एंड उसी के साथ बाल दिवस भी है। ये एक अच्छी बात है कि बच्चों में जो आज के टाइम पे बोलने की या कॉन्फिडेंस की या लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, और डिसेबिलिटी जो हमारा एक फील्ड है जिसपे हम कई सालों से काम कर रहे हैं, इसमें सबसे अहम रोल जो होता है वो स्पीच थेरेपिस्ट का होता है। वहीं नोएडा सेक्टर 39 थाना पुलिस ने सिरकटी महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी मोनू सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल कंडासा और बस भी बरामद कर ली। जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के कटे हुए हाथ और सिर को गाजियाबाद रेलवे ट्रैक से बरामद किया। पुलिस के अनुसार मोनू सोलंकी और प्रीति यादव के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे और दोनों बरौला गांव में साथ रहते थे। प्रीति लगातार मोनू से पैसे की मांग करती थी और उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे परेशान होकर आरोपी ने बस में ही उसकी हत्या की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद मोनू प्रीति का सिर और हाथ काटकर गाजियाबाद ले गया, जबकि धड़ को नोएडा सेक्टर 108 के पास नाले में फेंक फरार हो गया।
आरोपी सत्संग में ड्राइवर का काम करता था। पता चला कि प्रीति और मोनू दोनों पहले से शादीशुदा थे और उनकी मुलाकात एक जींस फैक्ट्री में हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच संबंध बढ़े। पुलिस की 10 टीमों ने करीब 5000 कैमरों और 4000 वाहनों की जांच के बाद कड़ी मेहनत से आरोपी तक पहुंचकर इस जघन्य केस का खुलासा किया। पूछताछ में ऐसा तो नहीं बताया कि हमने कोई फिल्म देख करके ऐसा सीखा है, लेकिन ये इतना जानता था, जो इसने स्वीकार किया है कि हमने इसका फिंगरप्रिंट और ये सब ना आ जाए, कोई पहचान का चिन्ह ना आ जाए, इसीलिए गर्दन और हाथ काटे हैं। इसने इतना स्वीकार किया है कि फिंगरप्रिंट या कोई आइरिस का मिलान ना हो जाए, तो इसलिए ही गर्दन और हाथ काटे हैं। और इसीलिए इसने पढ़ा लिखा ये मूल रूप से नहीं था, शिक्षित नहीं था, लेकिन ये दस्तखत कर सकता है, जानकारी रखता है, मतलब चीजों को सामान्य रूप से पढ़ सकता है, लेकिन कक्षावार इसने पढ़ाई नहीं। नोएडा में सिर कटा शव मिलने के मामले के बीच सेक्टर 34 के नाले में हड्डियां मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हड्डियों को नाले से बाहर निकालकर जांच शुरू की। प्रारंभिक तौर पर हड्डियां मानव या किसी पशु की बताई जा रही है, जिन्हें आगे की पुष्टि के लिए लैब भेजा जा रहा है। पुलिस हर बिंदु पर जांच करते हुए मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है। घटना नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र की है। मुजफ्फरनगर में प्रेम संबंध में धोखा खाई एक युवती ने जिलाधिकारी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई और अपनी आपबीती सुनाई। युवती ने आरोप लगाया कि 4 बच्चों का पिता बने एक व्यक्ति ने उसे धोखे से शादी के लिए तैयार किया और उसके साथ कोर्ट मैरिज भी कर ली। युवती का कहना है कि आरोपी उसके दोस्त के माध्यम से उससे मिला था और उसी दोस्त पर उसने दुष्कर्म करने और मना करने पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने बताया कि 3 साल पहले दोनों की कोर्ट मैरिज हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। युवती ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद उसकी मदद नहीं की जा रही है। पूरा मामला फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव का बताया जा रहा है। और मैंने एक लड़के के साथ शकील है जी हबीबपुर का, उसके साथ कोर्ट मैरिज किया था। उसने मेरे साथ धोखे से शादी की। उसने पहले से बताया नहीं मुझे कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, 4 बच्चों का बाप भी हूँ जी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं तेरे साथ नहीं रहना की, तो मगर अलग रख मुझे, मैं खर्चा पानी की डिमांड करने लगी। उसने मुझे खर्चा पानी नहीं दिया जी, मार पिटाई शुरू कर दी। मार पिटाई के साथ जी जबरदस्ती एक अपना दोस्त लाकर उसके साथ में जबरदस्ती से गलत संबंध बनवाता था। और मैंने एक लड़के मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार में मिली प्रचंड बहुमत की जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार की तरफ अब यूपी में भी बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी और पार्टी को 350 के करीब सीटों का प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पार्टी का जनधार लगातार बढ़ रहा है और जनता का समर्थन बीजेपी के प्रति और मजबूत होता जा रहा है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी साझा की और जीत का जश्न मनाया। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पूरे उत्साह के साथ विजय उत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ते हुए आधार का परिणाम बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना है। इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर चुनाव हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार वहां जनसभाओं में कार्यक्रमों में जाते रहे। बिहार का वातावरण बना और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आने वाले समय में शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा, यहाँ भी 350 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधानसभाएं जीती जाएंगी। वहीं पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरनपुर मंडी में किसानों का हाल बेहाल। आरोप है कि सेंटर इंचार्ज की मिली भगत से धान खरीदार में घोटाला किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि मंडी में धान की खरीद बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसी बीच एक किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सेंटर इंचार्ज पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया गया है। किसानों के मुताबिक 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी धान की खरीद नहीं होने से वे बेहद मायूस हैं। पूरा मामला पीलीभीत की पूरनपुर मंडी का बताया जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई की मांग को लेकर किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं। वहीं पीलीभीत तहसील बिसलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर बिसलपुर के अमृता गांव में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ओलख पहुंचे। अपने संबोधन में उन्होंने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। मंत्री ने कहा कि आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन करते हैं, जिन्होंने देश को एकजुट किया। बीजेपी सरकार उनके आदेशों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुटी है। हाल ही में आए बिहार के परिणाम सामान्य चुनाव जीत नहीं, बल्कि भगवान श्री राम और सुशासन की जीत है।
जनता ने संदेश दिया है कि वह विकास और राष्ट्रवाद के साथ है। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष, स्थानीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, कनगवा प्रधान प्रतिनिधि, चीनी मिल चेयरमैन, किसान नेता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और प्रधान पदाधिकारी मौजूद रहे। संभल में बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद संभल में जश्न का माहौल देखने को मिला। बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर उत्सव मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ झलक रहा है। संभल के एकता विहार स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न धूमधाम से मनाया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर।